जीवन। आज हमें वर्णनात्मक कहानी देखनी है। कहानी का नाम है खोया हुआ आदमी और रचनाकार है सुशांत सुखियो, जिनका जन्म 1968 में पटना में बिहार इस राज्य में हुआ है। लेखक की खासियत यह है कि इनकी रचना धर्मिता मशहूर है। इन्होंने समाज में लिखते समय सच्चाइयों और विडंबनाओं के बारे में लिखा है। अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी में इन्होंने लेखन कार्य किया है और 500 से भी अधिक रचनाएं इनकी अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। बहुत ही सुंदरता से यह लिखते हैं। इस कहानी से इन्होंने यह सीख दी है, यह संदेश दिया है कि आदमी को अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। व्यवहार के कारण ही, बर्ताव के कारण ही पशु, पंछी और मनुष्य के दिलों को वो जीत सकते हैं। अपनी सकारात्मक जो ऊर्जा है उसका प्रयोग जुड़ो और जोड़ो इस तत्व के लिए करना चाहिए। और उन्होंने यह भी सीख दी है, हमें यह संदेश दिया है कि अपनी जो ताकत है उसकी कोई मर्यादा ही नहीं है। ऐसे ताकत का अच्छे कार्य के लिए प्रयोग करना यह हमारा परम कर्तव्य है। बहुत साल पहले की बात है। एक पुराना गांव था। उस पुराने गांव में एक आदमी न जाने कहां से दूर दराज से भटकता हुआ उस गांव में आ पहुंचा। चिथड़ों से लिपटे हुए इस अजनबी को देखकर गांव के कुत्ते बेतहाशा भौंकने लगे। गांव में जो बच्चे खेल रहे थे, कुत्तों की देखा देखी वह बच्चे पूरी दोपहर उस आदमी को छेड़ रहे थे, लेकिन वह किसी को कुछ बोल नहीं पा रहा था। संयोग से एक भला आदमी उधर से गुजर रहा था, जिसने देखा कि बच्चे उस पर पत्थर फेंक रहे हैं और वह जो व्यक्ति है उसके चेहरे पे खोएपन के भाव है, लेकिन उसके चेहरे पर जो गरिमा है, जो गौरव है, वह अपनापन लिए है। उसमें अपनापन है, मतलब उसमें अपनत्व नजर आ रहा है। तो वह जो आदमी था उसने यह सोचा कि मैं इसे पूछ लेता हूँ ये कहाँ से आया है। तो जब उसने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो उसने कहा शायद मैं खो गया हूँ। तो उस भले आदमी ने निश्चय किया कि हम इसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। खोया हुआ आदमी इतना खोया था कि उसे अपना नाम और पता भी पूरी तरह से याद नहीं था। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं शायद खो गया हूँ, लेकिन उसके खोएपन में भी चेहरे पर गरिमा थी और अपनेपन का भाव था जो उसे अपना बना रहा था। भले आदमी ने उस खोए हुए आदमी को गांव के पास ले गया और सभी ने एक ही स्वर में कहा, अरे यह खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है। और सभी ने उसे गांव में रख लेने का फैसला किया। मतलब उन्होंने यह निर्णय किया कि उस व्यक्ति को हम अपने गांव में ही रख लेंगे। अब हम यह देखना है कि उस आदमी की खासियत क्या थी। वह आदमी की आवाज बहुत ही मधुर थी, बहुत ही सुंदर उसकी आवाज थी। कभी कभी वो सुरीली आवाज में कोई पुराना गीत गाता तो गांव की जो गाय भैंसें थी वह उस गीत के स्वर लहरियों से मंत्रमुग्ध होकर ज्यादा दूध देने लगती। गांव के बच्चे गीत सुनकर उसके ओर खींचे चले आते। बड़े बुजुर्ग उसके गीत सुनकर उनको अपने युवावस्था का सुंदर अतीत याद आता। अतीत याद आना, अपना जो बीता हुआ कल है वह याद आना। उनको अपना बीता हुआ कल याद आ रहा था और
गांव के जो फूल थे वह अधिक सुंदर लगने लगे थे, तितलियां मोहक लगने लगी और जुगनू ज़्यादा रोशन लगने लगे। इस तरीके से गांव के बच्चे भी बेहद खुश रहने लगे और वह जो आदमी था ऐसा लग रहा था जो उन्हें सम्मोहित कर रहा है। जो कुत्ते उसे देखकर बेतहाशा भौंक रहे थे, वो कुत्ते उसके आसपास इस तरह से चलते जैसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हो। उसी गांव में एक वृद्धा रहा करती थी। एक वृद्धा एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जो बेहद गरीब थी, झोपड़ी में रहती थी। उसका बच्चा जो है वह मेले में कहीं खो गया था। तो उसने एक सपना ऐसा देखा कि वह जो उसका खोया हुआ बच्चा है वह यही आदमी है जो बहुत गरीब थी, घास काटकर उपले थापकर और पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा कर वो अपनी रोजी रोटी चलाती थी। उसने अपने सपने के बारे में जब उस खोए हुए आदमी को कहा तो उसने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया और उसी के साथ रहने लगा। खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि उस वृद्धा को अपना जीवन धन्य लगने लगा। धन्य लगना, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी सफल हो गई हो। अब गाँव वालों को धीरे धीरे उस खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा। वह पशु पंछियों की तरह अपनी भाषा में बात करता, ऐसे लगता जैसे वह पशु पंछियों की भाषा जानता हो। कोई प्राकृतिक आपदा अगर आती, जैसे कि आंधी, तूफान, चक्रवात, ओले पड़ना, ऐसे प्राकृतिक जो विपदा रहती थी उस विपदा के बारे में वो लोगों को पहले ही सूचित कर देता, आगाह कर देता और उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबत से बच जाते थे। एक बार गांव में सूखा पड़ा। सूखा पड़ना, अकाल पड़ना, बारिश बहुत कम होना। ऐसे समय उस आदमी ने आकाश की तरफ देखकर न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की कि कुछ समय बाद ही मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। बच्चे बूढ़े सभी झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। इस तरह से वह खोया हुआ आदमी सबका चहेता बन गया, सबका प्यारा बन गया, सबको अपना सा लगने लगा। उस गांव के किनारे पर दलितों के घर थे। एक अलग से कुनबा मुसलमानों का था। जाति अलग थी, कुनबे अलग थे। उसने दलितों के साथ और मुसलमानों के साथ मित्रता कर ली, दोस्ती कर ली। उनके दैनिक कामों में, रोजमर्रा के कामों में उनकी सहायता करना अपना कर्तव्य समझता था। उनको अधिकारों के बारे में खोए हुए आदमी ने समझाया और गांव के दलित उनके हक की मांग करने लगे। उनके जो अधिकार है उस अधिकार की मांग करने लगे। जो शोषण करने वाले लोग हैं उनको भी खोए हुए आदमी ने समझाया कि आप शोषण बंद कीजिए। आपस में भाईचारा बढ़ने लगा, सांप्रदायिकता कम हो गई, जाति भेद कम हो गया, हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहने लगे। होली, दिवाली, ईद वह मिलजुल कर मनाने लगे। इस तरीके से गांव की जो सांप्रदायिकता थी वो सांप्रदायिकता धीरे धीरे नष्ट होने लगी। जातिवाद जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा और इस तरीके से खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भांडन टंटे समाप्त हो गए और जो भी छोटे मोटे जो झगड़े होते थे उनको आपस में मिलजुल कर सुलझा लेते थे। इस तरीके से गांव में बहुत बदलाव हुआ। पहले इस गांव की स्त्रियों की हालत अच्छी नहीं थी और ऐसे समय खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए कहा और उन्हें कहा कि आप भी अच्छी तरह से
बड़े बूढ़ों को मान सम्मान दीजिए। इस तरह से धीरे धीरे स्त्रियों के ऊपर जो अत्याचार होते थे वह कम होने लगे, उनको भी सम्मान मिलने लगा, मान मिलने लगा और बड़े बूढ़ों को भी सम्मान मिलने लगा। अब इनका जो गांव था, इनका जो कुनबा था, वह कुनबा शहर से 3 दिन की दूरी पे था। गांव में जो खेती थी वह बहुत अच्छी थी, लेकिन कभी बीज नहीं मिल पाता तो कभी खाद नहीं मिल पाता। तब खोए हुए आदमी ने कहा कि आप बीज और जैविक खाद की दुकान गांव में ही खोल लो। इस तरीके से उसने प्रेरित किया, लोगों को प्रेरणा दी। लोगों ने छोटी सी दुकान बीज और जैविक खाद की खोल ली। वह खुद भी मेहनत करते और खेती बाड़ी में अपार कष्ट करते। गांव वाले खूब परिश्रम करने के कारण गांव में खुशहाली आ गई। खेतों में फसलें लहलहाने लगी। गांव में जो तालाब था, जो तलैया थी, उसमें मछली के बीज डाल दिए तो मछली का उत्पादन वहां होने लगा। पेड़ों को पौधों को लगाया गया और वह जो पेड़ थे वह फलों से लग गए। फसल खेतों में लहलहाने लगी। मौसम अच्छा बन गया और उसका सारा श्रेय यह लोगों ने उस खोए हुए आदमी को दिया। उन्होंने कहा कि आपके वजह से ही गांव में बरकत आई है, कमाई में समृद्धि आई है। और इस तरह से वह खोया हुआ आदमी लोकप्रिय हो गया, बहुत से लोगों को प्रिय लगने लगा। पड़ोस के गांव वाले भी उसके प्रशंसक बन गए। शुरू में कुछ लोगों के नज़र में प्रश्नवाचक चिन्ह बने थे। वह जो थे उनके बारे में टीका टिप्पणी करते थे, लेकिन उस आदमी का स्वभाव इतना सरल था, इतना सीधा स्वभाव था कि उसके चेहरे की विश्वसनीय जो भाव थे उसके कारण उसके आलोचक भी प्रशंसक बन गए और उनको ऐसा लगने लगा कि इस आदमी के पास कोई जादुई शक्ति है, कोई जादुई ताकत है। तब उसने कहा, उस बात का उसने खंडन किया और उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। गांव वालों को ऐसा लगता कि ये जादुई शक्ति से हमारी समस्याओं को हल कर लेता है, पर उस बात का उसने खंडन किया और कहा कि हर सफलता के पीछे जो कड़ी मेहनत करते हैं उसको ही सफलता मिलती है और सफलता के जो मार्ग है वह प्रशस्त होते हैं। उसने गाँव वालों को कहा कि यह शक्ति हर इंसान के पास है, खुद को पहचानो। उसने क्या कहा लोगों को? खुद को पहचानो, जुड़ो और जोड़ो। सकारात्मक कार्य के लिए अपनी ऊर्जा का प्रयोग कीजिए। इस तरह से लोगों के मन में उसने विश्वास भर दिया और लोगों में नया जोश, नया उत्साह, ताकत लोगों में आ गई और सभी उसे बहुत चाहने लगे। अंत में एक दिन ऐसा आया कि उस रात मौसम बेहद खराब रहा। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट से आकाश में बिजली कड़कने लगी। तभी सूर्यों की चौंधिया देने वाले प्रकाश से रात में दिन का आभास होने लगा, भ्रम होने लगा और फिर वज्राघात जैसी भयावह कड़कड़ाहट के साथ कहीं बिजली गिरी। लोगों की सांसें थम गई, लोग अपने घरों में दुबक गए, खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए। ऐसा लगा आज का मौसम बौरा गया है, पागल हो गया है। लोगों का कहना ऐसा था कि कहीं दूर से गंधक की बदबू आ रही है। गंधक चारों तरफ फैल रहा है। खिड़की और दरवाजे बंद करने के बावजूद भी वह गंधक की जो तेज बदबू है वह घरों में घुस रही है। और बाद में पता चला कि पास वाले शहर के कारखाने से गैस का, जहरीली गैस का रिसाव हुआ है और विस्फोट हुआ है। रात कितनी भी भयानक हो, प्राची से सूरज का उदित होना निश्चित होता है। दूसरे दिन सुबह मौसम साफ हुआ। गांव वालों ने देखा कि खोया हुआ आदमी उनके बीच नहीं है, वह कहीं गायब हो चुका है। लोगों ने उसे सब तरफ ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया।
आसपास के गांव के लोग भी ढूंढने लगे, लेकिन सिर्फ निराशा ही मिली। लोग खाली हाथ लौट कर वापस आए। ऐसे समय गांव की गलियां उसके बिना सूनी हो गई, पशु पंछी उदास हो गए, बच्चे बेचैन हो गए और गांव के कुत्तों की आंखों में तो आंसू आ गए। लोगों ने यह निर्णय किया कि उसकी याद में एक मूर्ति गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी जाए, उसी के आसपास पंचायत बैठाई जाए और जो भी फैसले वहां पर होंगे वह उस मूर्ति के नीचे बैठकर ही लेंगे। इस तरह से गांव वालों ने प्रण किया। प्रण करना, निश्चय करना, और सचमुच उन्होंने उसकी मूर्ति गांव में स्थापित कर दी और उन्होंने यह संकल्प किया कि उसने जो राह बताई है उसी राह पर वो चलेंगे। लेकिन असली बात तो लेखक बताना भूल ही गए। खोए हुए आदमी के गायब हो जाने के कुछ समय बाद ही जनगणना करने वाले अधिकारी, जनसंख्या को गिनने वाले जो अधिकारी है, वो उस गांव में जब पहुंचे और जब लोगों को उन्होंने उनकी जाति और धर्म के बारे में पूछा तो किसी को अपने धर्म और अपनी जाति के बारे में जो उनकी स्मृतियाँ थी वो खो चुकी थी। उनको अपना धर्म याद ही नहीं आ रहा था। खोए हुए आदमी की तरह उनकी स्मृति ही धर्म और जाति के लिए लुप्त हो गई थी। काश अपने गांव में भी कोई ऐसा खोया हुआ आदमी आता तो कितना अच्छा होता। इस तरीके से लेखक ने यहाँ यह बताया है कि आजकल गांव और शहरों में जो सांप्रदायिकता फैली है, जो जाति भेद फैला है, ऐसे जाति भेद को नष्ट करने के लिए खोए हुए आदमी की हमें बेहद ज़रूरत है। इस तरीके से लेखक ने बताने की कोशिश की है कि हमारे पास जो ऊर्जा है वो अमर्याद है, उसका हमें अच्छे कार्य के लिए प्रयोग करना चाहिए, उसे हमें निरर्थक नहीं डालना चाहिए। और किसी के पास भी जादुई शक्ति नहीं होती है, कठिन परिश्रम यही सफलता का राज है। यह अनमोल संदेश इस पाठ से लेखक ने हमें देने की कोशिश की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।